स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो जो जो डेफिनेशन था, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, देन लिमिटिंग एरर्स, इसके साथ भी और भी दो टॉपिक था, जस्ट डेफिनेशन में बोला गया था, इसीलिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है और क्या बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है। नॉर्मली तुम लोग ये जो दो टर्म है, you are both familiar with significant figure and probability of error also। तो इसका जो मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े हैं, तो इसका क्या है, तो नॉर्मली डेफिनेशन क्या है, किस चीज़ में इसका यूजेस है और किसको कैसे तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसको ये यहाँ पे जस्ट यही डेफिनेशन के साथ यही लिखे हैं। क्या बोले उसका जो इसका जो एक्सप्रेशन है, कैलकुलेशन है, ये वाला टर्म नहीं दिखाया है, ठीक है। नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तुम लोग मैथमेटिक्स में तो उसका ऑब्वियसली कैलकुलेशन किए हो, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, बट इसमें जस्ट इन टर्म्स ऑफ दिस कैसे किस में इसका स्टेटिस्टिकली इसमें किया जाए और डिसीजन मेकिंग में इसका किया जाए कैसे है, ये वाला हम दिखाए हैं, बट डेफिनेशन के अंदर था इसीलिए, क्योंकि ये जस्ट तुम लोग को क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ है, ये सब दिखाने के लिए है। नॉर्मली इसका जो सेकंड पार्ट है, इससे इसका स्टार्टिंग है। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स एक नंबर है जिस नंबर का एक पोजिशनल वैल्यू है और जो डिजिट जो है उसका रिलायबल जो वैल्यू है, और रिलायबल का मतलब वो सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन नंबर भी हो सकता है, बट दोनों को ही हम लोग कंसिडर करेंगे। वो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कंसिडर करेंगे, कौन सा वाला नंबर रहेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है, वो एज एग्जाम्पल हम बोलेंगे। तो नॉर्मली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ नंबर इन पोजिशनल नोटेशन, दैट मीन्स वो जो नोटेशन जो है, एक नंबर जो है, वो नंबर का नोटेशन के लिए, पॉइंट के लिए, जीरो के लिए, वो नंबर का बहुत सारा चेंजेस हो सकता है। अगर लेफ्ट में जीरो रहेगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, बीच में है तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू है, वो जीरो का मीनिंगलेस, हम जीरो मीनिंगलेस ये नहीं बोल पाएंगे। अगर राइट साइड में जीरो है वो भी मीनिंगलेस नहीं बोल पाएंगे। रोल नंबर नाम नहीं देना है, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्लास में। तो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ नंबर इन पोजिशनल नोटेशन आर डिजिट्स इन द नंबर दैट आर रिलायबल एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, एक पोजिशनल नोटेशन में जो एक डिजिट है, जो और नंबर का जो डिजिट है, तो एक नंबर है 3 डिजिट का नंबर है, एक 4 डिजिट का हो सकता है, बट 4 डिजिट में मान लो अगर जीरो है एकदम लेफ्ट साइड में, तो क्या है, ऑब्वियसली वो जीरो को तो एक वैल्यू ऑब्वियसली है, बट लेफ्ट साइड के जीरो को कुछ वैल्यू नहीं है, इसीलिए एब्सोल्युटली उसका नेसेसरी, जो हम पहले बोले रिलायबल एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इंडिकेट द क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी को हम अगर एक नंबर बोल रहे हैं 0 1 2 3 4, तो क्वांटिटी इंडिकेशन के लिए उसके बाद जो स्टैंडर्ड है वो हम उसको यूज कर सकते हैं, जो यूनिट है उसको यूज कर सकते हैं, जो भी है, बट उसके लिए हमको जीरो को मेंशन नहीं करना चाहिए। अगर 0 1 2 3 4 और ऐसा कुछ है तो क्या है, तो क्वांटिटी के लिए हम 1 2 3 4 बोल के हम उसको मेंशन कर सकते हैं। तो वही हो गया है। तो इसमें जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली ये अनसर्टेन है और सर्टेन है, दोनों को ही हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोल के उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर का फिर से बोल रही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ नंबर इन पोजिशनल नोटेशन आर डिजिट्स इन द नंबर that are reliable and absolutely necessary to indicate the quantity of something। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल में हम बोले हैं कि अगर कुछ लेंथ मेजर करने के लिए कुछ दिया है, एक जो लेंथ का जो वैल्यू है वो दिया गया है 114.8 millimeter, while the smallest interval between marks on the ruler used in the measurement is 1 millimeter। that means जो रूलर, that means स्केल जो है, उसी स्केल का क्या बोला है, जो इंटरवल जो है, एक एक जो लाइन का और मेजरमेंट का जो है रूल्स जो है, उसी का इंटरवल जो है वो है मेजरमेंट का 1 मिलीमीटर करके, ठीक है।
तो दैट मीन्स 114.8 मीन्स वो 115 नहीं है, उसका बीच में कुछ होगा। और यहाँ पे क्या है, हम एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर का ही उसका इंटरवल है, दैट मीन्स हम उसको 114.8 को वहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, वो एक 0.8, 0.3, 0.4 जो भी है वो 114 टू 115 मिलीमीटर के बीच में ही है, वो 1 मिलीमीटर का गैप है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इफ अ लेंथ मेजरमेंट गिव्स 114.8 millimeter and while the smallest interval between marks on the rulers, that means scale में जो marking किया गया है और marking रहता है उसमें क्या है used in the measurement is 1 millimeter, then the first 3 digits are only reliable. फर्स्ट 3 डिजिट्स, क्योंकि 0.8 को तो हम वहाँ पे मेंशन नहीं मत कर पाएंगे कहाँ पे 0.8 है, हम वहाँ पे एक लगभग बोल सकते हैं तो यहाँ पे होगा 0.8 तक उसका वैल्यू है, ठीक है। बट वो रिलायबल वैल्यू नहीं है क्योंकि वहाँ पे मार्किंग नहीं है कि फिक्स्ड, हम उसको एब्सोल्युटली हम नहीं दिखा पाएंगे कि वो 0.8 तक उसका मार्किंग है। तो इसीलिए बोल रहा है कि फर्स्ट 3 डिजिट्स दैट मीन्स 114 आर रिलायबल वैल्यू, ठीक है, और रिलायबल डिजिट्स, so can be significant figure, obviously 114 ये also significant figure also, ठीक है। next, there is uncertainty in the last digit but it is also considered as a significant figure, that means all are significant figure but उसमें भी कुछ variation है। जो reliable value है जो 114 मतलब 114 तक जो है उसका तो रूलर में obviously रहेगा, उसको चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, उसका जो 0.8 जो वैल्यू है वो अनसर्टेन वैल्यू है, तो वो ऑब्जर्वेशनल एरर जो है वो ऑब्जर्वर को जो चेक करता है, तो कि ऑब्जर्वर के थ्रू तुम बोल रहे कि यहाँ पे होगा मैम, हम बोलेंगे नहीं उससे थोड़ा आगे जाएगा, कोई बोला नहीं नहीं वो बीच में होगा, तो वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली ये हो गया है इसका जो मेजरमेंट जो है ये अनसर्टेन वैल्यू है और अनसर्टेनिटी है, बट ये डिजिट भी 0.8 जो डिजिट है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, बट वो ऑब्वियसली एक डिजिट है। Since digits that are uncertain but reliable, but इसका तो वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है 0.8 का कुछ वैल्यू नहीं है, ये जीरो जो है जीरो की तरह मतलब लेफ्ट साइड का जो जीरो है वो जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स वो रिलायबल नहीं है, उसका कुछ फंक्शन नहीं है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट क्या है जो बीच में है और जिसका वैल्यू है पॉइंट वैल्यू है, ऑब्वियसली वो रिलायबल है, अनसर्टेन हो सकता है, उसका एब्सोल्युटली कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए बोला कि डिजिट्स दैट आर अनसर्टेन बट रिलायबल आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देन इसका कुछ रूल्स के लिए बोला गया है, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, फर्स्ट नंबर 1 में बोला गया है नॉन जीरो डिजिट्स विद इन द गिवन मेजरमेंट और रिपोर्टिंग रेजोल्यूशन आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स विद इन द गिवन मेजरमेंट, ठीक है, ये हो गया है सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट बोला जा रहा है, दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट फिगर है जो राउंड ऑफ और जो मेजरमेंट का जो वैल्यू है और डिजिट है, डिजिट तो नहीं है वो जो टोटल जो मेजरमेंट है उसका विद यूनिट वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट। नंबर 2 क्या है, zeros between two significant non-zero digits are significant, that means मान लो एक एग्जांपल 504, ठीक है, तो 5 and 4 वो दो रिलायबल है एंड ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट फिगर है और सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसका बीच में जो दैट मीन 5 and 4 दो ही नॉन जीरो डिजिट है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है ये क्या है, मीनिंगफुल है, रिलायबल है, ऑब्वियसली ये जो जीरो इज द सिग्निफिकेंट। नंबर 3 दैट इज नंबर 3 मीन्स क्या है, ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड वाला जो जीरो है दैट मीन्स जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स इसका कुछ फंक्शन नहीं है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये नॉन जीरो जो सॉरी ये जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट का एकदम स्टार्टिंग में वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 जो है दैट इज सॉरी नंबर 4 जो है दैट इज जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स राइट साइड में नॉन जीरो डिजिट का राइट साइड में जो भी जीरो रहेगा और डेसिमल पॉइंट में जो भी रहेगा विद डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के साथ भी रहेगा वो ऑब्वियसली उसका वैल्यू है, उसको तो हम लोग कंसिडर करते हैं, वो ऑब्वियसली उसका फंक्शन है, डेफिनेशन है उसका,
तो वो हो गया है सिग्निफिकेंट वैल्यू। एंड लास्ट, an exact number has an infinite number of significant figures, that means वही जो है 1 1 4.8, इसमें एक तो नहीं है, 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सेकंड 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड 0.8 जो अनसर्टेन वैल्यू बट ऑब्वियसली रिलायबल, इसका कुछ वैल्यू तो है, हम तो 114 में उसको मेजरमेंट नहीं दिखाएंगे, थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे 0.8 के लिए 115 का बीच में, तो ऑब्वियसली वो तो रिलायबल वैल्यू, इसलिए बोल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहता है, ठीक है, जो जैसे नंबर है उसी नंबर का हिसाब से। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, पहले ही हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का हम कैलकुलेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम नहीं दिखाए है कि कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कैलकुलेट किया जाता है, हम जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कहाँ में कौन सा केस में तुम लोग मतलब उसको अराइज होता है वो वाला यहाँ पे जस्ट हम मेंशन किए हैं, और कुछ यहाँ पे नहीं दिखा है, जस्ट डेफिनेशन के अंदर है इसीलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, दिस इज द रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एरर, ठीक है, एक एरर का जो रेट ऑफ ऑकरेंस है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो इट इज द रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एरर इन अ हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल को तुम लोग इमेजिन्ड वैल्यू भी बोल सकते हो, तो इन अ हाइपोथेटिकल इनफाइनाइट रिपीटेशन ऑफ द प्रोसीड्यूर, जो प्रोसीड्यूर है वो इमेजिन्ड जो इनफाइनाइट रिपीटेशन जो बोलता है जो अगर कर रहता है उसका जो रेट ऑफ ऑकरेंस है, जितना वो उसका रेट निकलेगा वही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। दैट मींस इट इज द रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन एरर इन अ हाइपोथेटिकल इनफाइनाइट रिपीटेशन ऑफ द प्रोसीड्यूर। तो इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म एरर अराइजेस इन टू वेज, ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है बोल रहा है कि दो वे जो है, दो पार्ट में उसको डिफाइन कर सकते हैं और दो पार्ट में वो अराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली कैसे अराइज करेगा, फर्स्टली इट अराइजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, फर्स्टली इट अराइजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग where the probability of error may be considered as being the probability of making a wrong decision and which would have a difference value for each type of error. That means क्या है, जो ये जो डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है, एक चीज जो है फर्स्ट बोला है डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट में उसका अराइज हो सकता है, दूसरा है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है उसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का यूज मतलब अराइज हो सकता है। तो ये डिसीजन मेकिंग कॉन्टेक्स्ट में कहा ये प्रोबेबिलिटी एरर कैसे है, ये मे बी कंसीडर्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, जो डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली वो रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है और वो राइट डिसीजन भी हो सकता है, तो वही है कि रॉन्ग डिसीजन का जो तैयार हो रहा है उसका भी प्रोबेबिलिटी का ये चेक कर सकता है, मतलब एरर का वो बता सकता है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन वाइज इसका निकलेगा, ये मतलब डायरेक्टली इसका कुछ नहीं कोई नहीं बोल पाएगा, ये है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो आएगा। प्रोबेबिलिटी मींस जैसा प्रोबेबिलिटी तुम लोग किए हो, जो प्रोबेबिलिटी इसका हो सकता है उसी का सेम वाइज ये A1 A2 जो भी है, जैसे तुम लोग E1 E2 ऐसा करके उसका फॉर्मूला में डाल के उसका कैलकुलेशन वाइज तुम बोल सकते हो इतना परसेंट और पॉइंट ये है इसका प्रोबेबिलिटी एरर, ठीक है। तो डिफरेंस वैल्यू जो है तो ईच टाइप ऑफ एरर के लिए वही हो जाएगा, फर्स्ट जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सेकंड क्या है सेकंड है इट अराइजेस इन द context of statistical modeling where the model's predicted value may be in error regarding the observational outcome and where the term probability of error may refer to the probabilistics of various amount of error occurring, ठीक है। that means क्या है, जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है उसी में जो मॉडलिंग जो मतलब मॉडल जो है, जो मॉडल का जो प्रेडिक्ट हो रहा है उसी का जो वैल्यू जो है उसी वैल्यू का ही जो ऑब्जर्वेशनल ये जो है वैल्यू जो है और ऑब्जर्व आउटकम जो आ रहा है रिगार्डिंग दिस, तो उसको क्या है उसका जो एरर तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर प्रोबेबिलिस्टिक्स जो मतलब वेरिएशन जो है अमाउंट का उसमें वो अराइज हो सकता है। जो एक मॉडल है वो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल, क्योंकि वो ऑब्वियसली वैल्यू वाइज है, वो नंबर वाइज है, उसका कुछ रैंडम नहीं है, वो फिक्स्ड वैल्यू का ये है, कुछ वैल्यू आएगा उसी से कैलकुलेट करके तुम बोल पाओगे, इसीलिए स्टैटिस्टिकल जो मॉडलिंग आप पिछले दिन तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जैसे वो
डेविएशन उसका कुछ अगर जरूरी है तो जो भी है मॉडल के लिए जो जो चाहिए, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या क्या होगा वो एवरेज मीन है, डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ये सब जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, ये से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पार्ट तुम लोग अरेंज कर मतलब चेक कर सकते हो। एंड ये जो है इस ये दो पार्ट में, एक डिसीजन मेकिंग में और एक मॉडलिंग का जो स्टैटिस्टिकल ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग जो है, मॉडल के थ्रू तुम लोग ये मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या है, एंड तुम लोग का सिलेबस में कौन सा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है तुम लोग का सिलेबस में है इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है और एंड है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्टैंडर्ड है। तो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में होगा ऑब्वियसली पहले स्टैंडर्ड क्या है वो हम बताएंगे, उसके बाद हम बोल रहे हैं जस्ट इसका जो ब्रेकिंग है वो बोल दे रही है। तो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के अंदर तीन पार्ट रहेगा, एक रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रहेगा, सेकंड वन इज वोल्टेज स्टैंडर्ड रहेगा, एंड थर्ड वन इज दैट इज एम्पियर जो है एम्पियर स्टैंडर्ड है। तो करंट के लिए है, वोल्टेज के लिए है एंड रेजिस्टेंस के लिए है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड। एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्टैंडर्ड, ये डायरेक्टली टाइम के साथ मतलब टाइम तो डायरेक्टली जो है कि कौन सा स्टैंडर्ड, यूटी स्टैंडर्ड है, ईटी स्टैंडर्ड है, बहुत सारा है। तुम लोग जो टाइम जिस टाइम मोबाइल बोलोगे, जो भी किसी जगह में टाइम सेट करने जाओगे तो उसमें क्या है स्टैंडर्ड पहले तुम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो स्टैंडर्ड कैसे सिलेक्ट होता है और उसका क्या वैल्यू है और कि कैसा वो एक एग्जांपल जो है आर्ट के साथ, जो आर्ट जो मूविंग और मूव कर रही है उसके साथ क्या स्टैंडर्ड का यूजेस है, तो उसी हिसाब से स्टैंडर्ड सिलेक्ट होता है। तो एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, f इक्वल टू 1 by t और t इक्वल टू 1 by x, तो इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे एटॉमिक बोला गया है, तो एटॉमिक लेवल से भी, एटॉमिक क्लॉक से भी, तो एटॉमिक क्लॉक मींस वो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर जो है, जो एब्जर्वेशन जो है और उसका जो एमिशन जो है, उसी से जो दो एटॉम का जो ये हो रहा है डिफरेंस हो रहा है, उसी से भी एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है, उसी से एक क्लॉक है, तो उसी क्लॉक से भी किया जाता है वो ये क्या बोला ये डिफाइंड क्लॉक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड हो रहा है एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। जो मेजर जो कर रहे हैं, जो यूनिट हम बता रही है, हम लोग जो लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं, कोई अगर यूनिट नहीं देंगे तो उसका तो कुछ मीनिंग नहीं आएगा, बहुत सारा मेजरमेंट है, तो वही यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वही हो जा रहा है स्टैंडर्ड। दैट मींस a standard is a physical representation of a unit of measurement. ठीक है, a known accurate measure of a physical quantity is termed as a standard. That means जो accurate measure है, उसी जो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्यूरेट मेजर जो है, उसी मेजर को कौन सा टर्म से हम लोग मतलब बोल सकते हैं, वो स्टैंडर्ड उसको बोल सकते हैं। ठीक है, and these standards are used to determine the values of other physical quantities by the comparison method. ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड कहाँ यूज हो सकता है, वो यूज टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। एक जो अननोन वैल्यू है और एक फिजिकल क्वांटिटी का तो तुम एक्यूरेट वैल्यू को तुम स्टैंडर्ड उसको तो मेंशन कर ही रहे, एंड दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका जो वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए कंपैरिजन मेथड पे तुम वो स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है एटॉमिक फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली पहले तो एटॉमिक नहीं आएगा, पहले फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड और टाइम स्टैंडर्ड क्या है, देन एटॉमिक लेवल में उसको तुम बोल सकते हो कि ये मतलब एक पोर्शन है और एक पार्ट जो है जो एटॉमिक एटॉम से वो रिलेटेड है, उसको एटॉमिक बोला जाता है। बट फर्स्टली वो टाइम स्टैंडर्ड क्या है और उसका क्या क्या मतलब एग्जांपल से बोल सकते हो। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट है टाइम स्टैंडर्ड। तो टाइम स्टैंडर्ड नॉर्मली ये जो है दो डिफरेंट एस्पेक्ट में है टाइम्स को जो है टाइम मेजरमेंट के लिए, एक है सिविल और एक साइंटिफिक। साइंटिफिकली इसको तुम ये कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और सिविल मतलब नॉर्मल जो ये जो है यूजेस है उसको तुम बोल सकते हो। तो द मेजरमेंट ऑफ टाइम हैज टू डिफरेंट एस्पेक्ट, नंबर वन इज सिविल एंड नंबर टू इज दैट इज साइंटिफिक। Next, in scientific work, in most scientific work, it is desired to know how long an event lasts or if
dealing with an oscillator, it is desired to know its frequency of oscillation. That means obviously इसके साथ मतलब टाइम के साथ वो फ्रीक्वेंसी भी रिलेटेड होगा। तो एक जो कुछ चल रहा है और कुछ इवेंट चल रहा है और जो भी है मतलब टाइम रिलेटेड उसका टाइम के लिए बोला जा रहा है, तो उसको क्या है कितना देर तक वो चल रहा है। और अगर उसका ऑसिलेटर के साथ कुछ डीलिंग है मतलब ऑसिलेटर कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली उसी से तुम उसका फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी में तुम उसका डिजायर्ड जो है वो बोल पाओगे। और ऑब्वियसली ये नोन है, इट इज डिजायर्ड टू नोन। तो ये ऑसिलेटर है, ऑब्वियसली तुम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके बोल ही सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, दैट मींस ये कुछ इवेंट के लिए तुम फ्रीक्वेंसी अगर ऑसिलेटर ऑब्वियसली रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बोल पाओगे एंड वो टाइम के लिए कितना टाइम उसका है वो भी बोल पाओगे। तो नॉर्मली कौन सा अगर ये है कुछ स्टैंडर्ड के लिए मतलब आंसर के लिए जो जो क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज इट एंड द टू रिलेटेड क्वेश्चन दैट मींस हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट और व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, ये सारा इसी से तुम लोग क्वेश्चन दे पाओगे। कोई ये अगर कुछ इवेंट के लिए है तो ये हो गया है। ये स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड एनी टाइम स्टैंडर्ड जो है मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, any phenomena that repeats itself can be used as a measure of time। तो देखो एक जो ये जो है काउंटिंग चल रहा है, तो एक फर्स्ट जो रिपीटेशन नहीं है फर्स्ट स्टेप के लिए और फर्स्ट क्या बोले जो एक बार पूरा जो चल रहा है उसके लिए उसका टाइम जो होगा। दूसरा सेकंड टाइम अगर रिपीटेशन होगा, जो रिपीटेबिलिटी जो हम प्रिसिशन के लिए बोले हैं, अगर कुछ एरर आ रहा है उसको कुछ चाहिए रिपीटेबिलिटी ऑफ द प्रोसीड्यूर, देन क्या है उसके लिए टाइम मेजरमेंट दूसरा हो जाएगा। तो मेजर ऑफ टाइम जो है वो यूज होगा, रिपीट्स होगा तो सेम थिंग। द मेजरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ काउंटिंग द रिपीटेशन of the many repetitive phenomena occurring in nature, the rotation of the earth on its axis which determines the length of the day। that means वो एक्सिस में जो अर्थ का जो रोटेशन के लिए बोल रहा है वो तो नेचर के ऊपर है, तो उसके लिए वो क्या बोल रहा है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस व्हिच डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द डे। दैट मींस वो एक दिन का जो वो इसी ये जो डे का लेंथ ये क्या कर रहा है वो मेजर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो गया है, तो हैज बीन लॉन्ग यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड। तो ये जो टाइम स्टैंडर्ड है ये हो गया है यूनिवर्सल टाइम यूटी टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, दैट मींस द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस which determines the long length of the day has been long used as a time standard। तो time standard में ये जो long uses के लिए अगर है तो इसके लिए तुम ये standard को use करते हो कि ये क्या है, time defined in terms of rotation of the earth, that is called universal time। दूसरा क्या है, दूसरा है टाइम डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिटल मोशन। ये तो हो गया अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस में वो लेंथ ऑफ द डे हो गया है। और ऑर्बिटल मोशन में अर्थ का जो है वो टाइम जो है वो टाइम को डिफाइन करते हैं, उसका ये क्या बोलता है, उसका क्या टाइम है, दैट इज ईटी इफेमेरिस टाइम जो है ये हो गया है ईटी। तो बोथ यूटी एंड ईटी आर डिटरमाइंड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बोथ यूटी एंड ऑब्वियसली बोथ आर क्या है टाइम स्टैंडर्ड है, बोथ यूटी एंड लॉन्ग टाइम स्टैंडर्ड है, नॉट इसका शॉर्ट स्पैन है। ठीक है, ये है शॉर्ट स्पैन नहीं है, ये है लॉन्ग टाइम स्पैन में, दैट इज यूटी है यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड एंड ईटी है इमर्सिस जो है ये है टाइम स्टैंडर्ड है ईटी। तो ये ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है। मैम पेज चेंज मैम कीजिए मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, ऑलरेडी हम बोले हैं कुछ जगह। तो नेक्स्ट है उसका जो क्लॉकवाइज जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को हम बोले हैं। देन है ये जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, दैट इज इलेक्ट्रिकली सस्टेन्ड नेचुरल पीरियोडिक जो वाइब्रेशन है, दिस इज सर्व्स अ सेकेंडरी टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक जो क्या बोले उसका बोथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एक्सटेंड्स over several weeks for UT and several years for ET। ऑब्वियसली हम लॉन्ग स्टैंडर्ड के लिए बोले हैं UT जो है ये जो है तो एक लेंथ ऑफ द डे का लेंथ वाइज है, और ये जो है ईयर का है 1 ईयर का जो है ऑर्बिटल जो मोशन जो है ये ऑब्वियसली ईयर वाइज है, इसलिए बोल रहा है UT सर्व्स एज वीक
मतलब वीक्स के ऊपर है एंड ये जो है सेवरल इयर्स ऑफ ईटी। अ गुड सेकेंडरी टेरेस्ट्रियल क्लॉक कैलिब्रेटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इज नीडेड। ठीक है, तो ये हो गया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेड है। नेक्स्ट जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक के लिए हम इलेक्ट्रिकली जो है बोले नॉर्मल जो है क्लॉकवाइज जो है वो एक सेकेंडरी टाइम स्टैंडर्ड इसका सर्व करते हैं and these clocks have a maximum error of 2.02 second per year. That means it's a negligible value. That means एक year में इसका error बोल रहा है 2.02 second. That means वो obviously negligible value ही है। One of the most common of time standard is the determination of frequency. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी के लिए ये RF frequency that means radio frequency range में इसका comparison to a quartz clock can be made electronically to a precision of at least 1 part in 10 to the power 10. That means वो जो precision accuracy उसका जो आएगा जो error wise और ये जो है इसका comparison wise radio frequency range में quartz clock में electronically तुम इसको precision इसको बोल सकते हो कि at least 1 part in 10 to the power 10. That ये जो है next है एटॉम वाइज। तो वो जो नाम में जो है बुक में नेम लिखा था कि एटॉमिक फ्रीक्वेंसी एंड टाइम स्टैंडर्ड, ये अल्टीमेटली लास्ट में एटॉमिक रेंज का इसका कैलकुलेशन किया गया है, इसीलिए उसका नाम एटॉमिक दिया है। पर पहले तुम लोग देखो पहले टाइम स्टैंडर्ड क्या है उसके साथ फ्रीक्वेंसी अगर ऑसिलेटर उसमें कनेक्टेड है तो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड तुम मेजर कर सकते हो, आरएफ फ्रीक्वेंसी रेंज से भी कर सकते हो और दूसरा कुछ यूनिट से भी मतलब यूनिट मतलब ऑसिलेटर ऑब्वियसली कोई एक इंस्ट्रूमेंट का पार्ट का भी तुम फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड को तुम यूज कर सकते हो। जो ऑसिलेटर का जो वैल्यू रहेगा उसी ऑसिलेटर का वैल्यू वाइज वो हो सकता है। अच्छा टाइम कितना है? अच्छा 5 मिनट है, ठीक है। तो नेक्स्ट एटॉमिक जो है उसका कैसे तुम मेजर कर सकते हो, तो उसका V is equal to E2 minus E1 divided by H। V is equal to जो इक्वेशन है रेडिएशन इक्वेशन जो है उसका V is equal to E2 minus E1 divided by H, where H is the Planck's constant। Planck's constant तो उसका वैल्यू सबको पता है कि 6.636 शायद और 363 ऐसा होगा। 6.636 into 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड ये है। एंड V क्या है? दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन इसको एब्जॉर्बेशन भी तुम लोग बोल सकते हो, एब्जॉर्प्शन। तो frequency of emission and depends on the internal structure of an atom, not externally उसका कुछ ये होगा कंसिडर होगा, depends on the internal structure of an atom। तो to meet a better time standard, तो वही हम पहले जो नॉर्मल टाइम स्टैंडर्ड है और जो लॉन्ग टाइम स्टैंडर्ड ईटी है उससे भी लॉन्ग ईटी है और सेकेंडरी टाइम स्टैंडर्ड है, इससे और भी बेटर टाइम स्टैंडर्ड जो है उसको डेवलप किया गया है, दैट इज द एटॉमिक टाइम स्टैंडर्ड। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं? टू मीट अ बेटर टाइम स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक्स हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग पीरियोडिक एटॉमिक वाइब्रेशंस एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, यूजिंग पीरियोडिक एटॉमिक वाइब्रेशन, ऑब्वियसली एटॉम को एटॉम जो है वही पीरियोडिकली उसका वाइब्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड है। तो वो क्या बोले एटॉमिक टाइम स्टैंडर्ड का जो एक है वो है सीजियम ट्रांजिशंस जो है और सीजियम क्लॉक उसको बोल सकते हो, और सीजियम एटॉम जो है तो उसको तुम बोल सकते हो। वो इंटरनेशनल कमिटी जो है मतलब इंटरनेशनली वो उसको ये डिफाइन किया गया है इन सेकेंड टर्म में जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम ट्रांजिशन है उसका। तो इसको क्या है हम हाँ बोले है कि पीरियोडिकली जो एटॉमिक वाइब्रेशन है एज अ स्टैंडर्ड द ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स दैट इज E1 and E2 of an atom is accomplished by the emission or absorption by the emission। यहाँ पे emission है ब्रैकेट में मतलब emission भी हो सकता है absorption भी हो सकता है। absorption of radiation given by the following equation, that is E2 minus E1 divided by H। E2 and E1 minus E1 क्या है? frequency of emission and obviously internal structure के ऊपर डिपेंड करेगा and H obviously Planck's constant that is the 6.636। ठीक है, so provided that the energy levels are not affected by the external conditions such as magnetic field। हम पहले ही बोले कि internal structure of an atom, तो internal structure के ऊपर ही वो डिपेंड होगा। external कुछ condition अगर रहेगा तो वो not affected by this। ठीक है, एनर्जी लेवल उसके ऊपर, तो एक्सटर्नल कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए वो कुछ ये इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो frequency is the inverse of the time interval. Obviously, if ये time t is equal to 1 by f, time can be calibrated in terms of frequency, and the atomic clock is constructed on the above principle. ये जो principle, that means ये जो radiation जो calculation है internal structure का frequency of emission जो है, that means two atoms का और energy level, मतलब atoms का two energy level two state में जो transition है इसमें दिखाया है, ये प्रिंसिपल के ऊपर वो एटॉमिक क्लॉक कंस्ट्रक्टेड है। एंड जो फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक जो है ये बेस्ड ऑन द सीजियम एटम, तो बेस्ड ऑन द सीजियम एटम, इसीलिए देखो द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स डिफाइंस द सेकंड इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम ट्रांजिशन। ठीक है, इसको सीजियम ट्रांजिशन और सीजियम एटम जो है, और टू और सीजियम क्लॉक पहले ही बोले, तो सीजियम क्लॉक आर ऑपरेटेड एट 1 प्रिसिशन, and if there are no other source of error, so the clocks will differ by only 1 second in 5000 years. That means 5000 year में इसका ये जो बोला कि 1 second only इसका differ होगा, मतलब error का। ठीक है, ये sources of error, देखो no other sources of error अगर है तो पहले ऊपर वाला जो देखा है कि नॉर्मल UTT इसमें क्या है, इसमें है 0.02 पर ईयर में, 02 सेकेंड पर ईयर में उसका है। एंड इसमें क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड इन 5000 ईयर्स। अगर दूसरा कुछ सोर्सेस ऑफ एरर अगर इसमें नहीं है तो सीजियम क्लॉक में क्या बोल रहा है, उसका 5000 ईयर में 1 सेकेंड उसको आ सकता है, विल डिफर, दैट मींस द क्लॉक्स विल डिफर बाय ओनली 1 सेकेंड इन 5000 ईयर। अच्छा, कोई एक जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट रखो, तो हम अगर नहीं ले पाएंगे। अटेंडेंस का कोई अगर जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट रख